हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग एप सामग्री के अंतर्गत ब्रिज कोर्स कक्षा 7 विषय हिंदी के लिए यह वीडियो देखेंगे। खंड अ में हिंदी विषय दिया गया है, जिसके अंतर्गत आज का टॉपिक है कटुक वचन मत बोल। पाठ्य सामग्री पार्ट 2 से लिया गया है। यह चैप्टर पढ़ते हैं। क्या दिया है चैप्टर में? वाणी तो सभी को मिली हुई है, परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है। बोलते सभी हैं, किंतु क्या बोले, कैसे शब्द बोले, कब बोले, इस कला को बहुत कम लोग जानते हैं। इस बात से प्रेम झरता है, दूसरी बात से झगड़ता है। कड़वी बात ने संसार में जाने कितने झगड़े पैदा किए हैं। जीभ ने दुनिया में बहुत बड़े बड़े कहर ढाए हैं। जीभ होती तो 3 इंच की ही है, पर वह पूरे 6 फुट के आदमी को मार सकती है। कहा गया है बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाओ। कहावत दी गई है। अब अभ्यास देखेंगे। आलेख पढ़कर बताइए मीठी वाणी क्यों बोलना चाहिए। प्रश्न है, अब इसका आंसर देखते हैं। हमारी बोली में माधुर्य के साथ साथ शिष्टता भी होनी चाहिए। अगर हम मीठी वाणी बोलेंगे तो इनका प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर अच्छा पड़ेगा। मीठी वाणी जीवन के सौंदर्य को निखार देती है और व्यक्तित्व की अनेक कमियों को छिपा देती है। हमारी वाणी ही हमारी शिक्षा है तथा दीक्षा, परंपरा और मर्यादा का परिचय है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अभ्यास नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। विलोम शब्द लिखो। देखिए, प्रेम का विलोम हो जाएगा नफरत, कड़वा का विलोम हो जाएगा मीठा और मित्र का विलोम हो जाएगा शत्रु। अब देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर 3 है बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाओ कहावत के बारे में आप क्या समझते हैं। उत्तर होगा, यदि आप अच्छी बातें करते हैं तो हाथी को भी आप अपना बना सकते हैं। यदि आप खराब बातें करते हैं या अपशब्द बोलते हैं तो आपको हाथी का पैर मिलेगा, अर्थात लोगों की बातों की मार मिलेगी। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 4। आपने कभी कड़वी बात पर हुए झगड़े को देखा होगा तो उस घटना का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यदि हम कड़वी बात करते हैं तो हमें लोगों की मार झेलनी पड़ती है। ऐसा अक्सर आपस में हुए झगड़े में होता है। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे अभ्यास नंबर 3 के अंतर्गत प्रश्न है आलेख के आधार पर इन प्रश्नों का निर्माण कीजिए। उदाहरण दिया गया है, कड़वी बात बोलने का परिणाम क्या होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन बनाना है। तो देखिए, हमने बनाया फर्स्ट क्वेश्चन, जीभ ने दुनिया में बड़े बड़े कहर ढाए हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इस टाइप से प्रश्न बना सकते हैं। सेकंड है, हमें कैसी वाणी बोलना चाहिए। थर्ड है, कटुक वचन मत बोलो पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। और चौथा प्रश्न है, 3 इंच की जीभ 6 फुट के आदमी को मार सकती है, स्पष्ट करो या कैसे यह हो सकता है। इस प्रकार से हम प्रश्न बना सकते हैं इससे। अब अगला देखेंगे पाठ्य सामग्री पाठ नंबर 13 से यह लिया गया है। बसंत कविता दी गई है। इस कविता को पहले रीड कर लेते हैं। वसंत तुम आते थे, हरियाली लाते थे, चंपा चमेली रंग चंदा भी फूले थे, अमुआ की डाली पर डाले फिर झूले थे, बहती थी मस्त पवन, झूम उठे पागल मन, मोर भी नाचा था वन में मयूर संग। तो इस प्रकार से यह कविता हो गई। इससे देखते हैं अब आगे पे है अभ्यास नंबर 4 है। इसके अंतर्गत देखेंगे प्रश्न नंबर 1, सूची बनाओ फूलों के नाम। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, कुछ कविता में से लिए गए हैं और हम फूलों के नाम जो जो जानते हैं वो लिख सकते हैं। इसमें यहाँ पर उदाहरण स्वरूप दिया गया है। देखिए, चंपा है, चमेली, गेंदा, गुलाब, कमल। इसी प्रकार से पक्षियों के नाम देख लेंगे तो मोर हो गया, मैना, गौरैया, तोता, कोयल। फिर है जानवरों के नाम में देख लेंगे बंदर, हाथी, हिरण, लोमड़ी, सियार,
फिर वृक्षों के नाम में देख लेंगे बरगद, आम, पलाश, नीम, नीलगिरी। और ऋतुओं के नाम में बसंत ऋतु हो गई, फिर शरद ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। इस प्रकार से इस प्रश्न का ये उत्तर हो जाएगा। अब देखेंगे अभ्यास नंबर 5, किस पर क्या असर। इसके अंतर्गत देखेंगे प्रश्न नंबर 2 है, बसंत का किस पर क्या असर हुआ है बताइए। तो देखिए पवन पर कैसा असर हुआ है, हमने कविता में से ही यहाँ पर लिखा है, उदाहरण दिया गया है कि पवन पर बहती थी मस्त पवन, इस प्रकार से असर हुआ है। उसी प्रकार से दूसरा है फूल सब, इस पे कैसे हुआ है। तो देखिए चंपा चमेली रंग गेंदा भी फूले थे, इस प्रकार से हो जाएगा इसका उत्तर। फिर है तीसरे नंबर का पागल मन, तो ये इसका आंसर होगा कि झूम उठे पागल मन। फिर है डाली पर, तो इसका उत्तर हो जाएगा अमुआ की डाली पर, यह कविता में से ही हमने लिखा है। फिर है 5वां मयूर संग, तो वन में मयूर संग, तो ये कविता में से ये पंक्तियाँ लिखी है हमने। फिर है मूल्यांकन नंबर 1, देखिए इसके अंतर्गत अभ्यास नंबर 1 दिया गया है, वाक्य बनाना है। चित्र के आधार पर 5 वाक्य बनाइए। देखिए चित्र को ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ हिरण दिख रही है हमें, मोर दिख रही है, फिर यहाँ पर पेड़ पौधे दिख रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, फिर यहाँ पर हमें छोटे छोटे भौरे व तितलियाँ दिख रही हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। देखिए इससे संबंधित अब यहाँ पर हम वाक्य बनाते हैं। देखिए उदाहरण के लिए एक वाक्य दिया गया है, बादल छाए हैं, इसी प्रकार से हमें बनाना है। देखिए क्या दिख रहा है, हिरण जंगल में रहते हैं, हमें पता है। फिर है मोर जंगल में नाच रहा है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पेड़ पर कौवा बैठा है, तितली फूलों के पास घूम रही है और जंगल में पेड़ पौधे हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर वाक्य बना लेंगे। फिर है प्रश्न नंबर 2, पर्यायवाची शब्द लिखिए। 2 तो पक्षी का हो जाएगा। देखिए गगनचर, खग, नभचर, पंछी, इस टाइप से हो जाएंगे पक्षी के पर्यायवाची शब्द। फिर है मोर, मोर का पर्यायवाची हो जाएगा मयूर, नर्तक प्रिय, सिखी, कलापी, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर तीसरा है भोर, भोर का पर्यायवाची हो जाएगा प्रभात, सवेरा, सूर्योदय, सुबह, इस प्रकार से भोर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। फिर है पाठ्य सामग्री पाठ नंबर 2, कटुक वचन मत बोल, इस प्रकार से अब इससे देखेंगे प्रश्न नंबर 1 है, प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 मुख्य भेद हैं। क नंबर है विकारी और शब्द भेद दिए गए हैं, तो दूसरा है अविकारी। देखिए विकारी क्या होते हैं, विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, लड़कों। फिर है अच्छा, अच्छे, अच्छी, जाता, जाते, जाती, मैं, मुझे, तुम, तुम्हारा, हम, हमें, हमारा, इस प्रकार से ये सारे शब्द जो होंगे विकारी शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे, जिसमें शब्दों के रूप, लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाते हैं। फिर है ख नंबर का अविकारी शब्द की डेफिनेशन है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जिनका रूप एक सा रहता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा, यहाँ, वहाँ। देखिए यहाँ पर इनमें लिंग, वचन के आधार पे कोई भी चेंजेस नहीं होता है। यहाँ, वहाँ, प्रतिदिन, परंतु, भी, ही, आज आदि, इस टाइप के वर्ड जो होंगे वो अविकारी शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे। अभ्यास नंबर 2 देखेंगे। इसके अंतर्गत देखेंगे प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित रिक्त स्थान अविकारी शब्द से भरिए। मेरे साथ और भी लोग हैं, तो भी आ जाएगा। फिर है वहाँ जाना मना है क्योंकि यहाँ शिकारी कुत्ते घूमते हैं। फिर है हमें प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए, आज रविवार का दिन है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अविकारी शब्दों से हमने रिक्त स्थान को भर दिया है। अब देखेंगे आगे पे पाठ्य सामग्री है पाठ नंबर 14, नारियल का बगीचा, इससे लिया गया है। पहले चैप्टर को पढ़ लेते हैं। नारियल तो हमारा कल्प वृक्ष है, यह एक नहीं अनेक वस्तुएं प्रदान करता है। नारियल अमृत तुल्य मीठा पानी प्रदान करता है। नारियल की गिरी का साग सब्जी और चटनी में उपयोग होता है। इसके गोले से तेल निकाला जाता है। भोजन के अतिरिक्त
साबुन बनाने और सिर में डालने के लिए इसके तेल का उपयोग होता है। नारियल के पेड़ के तने का उपयोग पानी की नाली बनाने में होता है। नारियल का वृक्ष रस्सी, मोटे रस्से, चटाई, कूची तथा पायदान जैसी वस्तुएं बनाने के लिए रेशे प्रदान करता है। नारियल के सख्त छिलके से कटोरे, प्याले तथा चमचे आदि बनाए जाते हैं। मकान बनाने के लिए नारियल की लकड़ी और उसकी छत बनाने के लिए पत्तियों का उपयोग होता है। देखेंगे अभ्यास नंबर फर्स्ट के अंतर्गत प्रश्न नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्वयं की यात्रा का वर्णन कीजिए। देखिए, स्थान का परिचय पातालकोट, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। फिर है लोगों का रहन सहन। तो देखिए, यहाँ आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। ये आदिवासी घने जंगलों के बीच रहते हैं। अब तीसरा है लोगों का खान पान। तो यहाँ के लोग महुआ की सब्जी और आम की गुठली की रोटी यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन है। फिर है आगे पे प्राकृतिक वातावरण। तो देखिए, गर्मी के मौसम में यह स्थान बहुत गर्म हो जाता है। यहाँ का वातावरण सर्दियों में सही रहता है। फिर है पांचवा मुख्य फसलें। तो महुआ, आम, लाख, गुटकी, मशरूम, इस प्रकार से यहाँ पर मुख्य फसलें आ जाएंगी। अब देखेंगे अभ्यास नंबर सेकंड, प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। इसके अंतर्गत दिए गए आलेख के आधार पर आप नए प्रश्नों का निर्माण करें। उदाहरण, जैसे यहाँ प्रश्न दिया गया है, नारियल के छिलके से क्या क्या बनाया जा सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, उत्तर के रूप में हम इसी प्रकार से प्रश्न बना सकते हैं कि नारियल की गिरी साग का प्रयोग किसमें होता है। फिर है दूसरा प्रश्न नंबर, नारियल के गोले से क्या बनता है। फिर है नारियल के तेल का क्या क्या प्रयोग होता है। चौथा प्रश्न है, नारियल के पेड़ के तने का उपयोग किसमें होता है। पांचवा है, नारियल के वृक्ष से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम प्रश्न बना लेंगे। अब देखेंगे अभ्यास नंबर 3 के अंतर्गत प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। देखिए, वृक्षों को इस प्रकार से लिख लेंगे हम, सब्जी ऐसे लिख लेंगे, नारियल को ऐसे लिख लेंगे। फिर है चमचे को ऐसा और अमृत को इस प्रकार से लिख लेंगे। अब यहाँ पर दिया गया मूल्यांकन नंबर 2 के अंतर्गत देखेंगे अभ्यास नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। नीचे दिए गए चित्र से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, चित्र को हम ध्यानपूर्वक देख लेंगे और इससे संबंधित अब यहाँ पर देखेंगे क्या है प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, लिखिए। तो चित्र में हमें क्या दिख रहा है, नाव दिख रहा है, नाव चलाने वाला नाविक दिख रहा है, नाव पर बैठे लोग दिख रहे हैं, एक बड़ा सा तालाब दिख रहा है, नारियल के वृक्ष दिख रहे हैं, कुछ घर दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें जो दिख रहा है हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर है प्रश्न नंबर 2, चित्र का प्राकृतिक सौंदर्य किस स्थान का लग रहा है। तो चित्र का प्राकृतिक सौंदर्य केरल का लग रहा है, क्योंकि जो नारियल अधिक केरल में पाए जाते हैं। फिर है अगला प्रश्न नंबर 3, क्या आप कभी नाव पर बैठे हैं, यदि हाँ तो उस आनंद का वर्णन कीजिए, यदि नहीं तो क्या आप कभी नाव पर बैठना चाहेंगे। तो उत्तर हो जाएगा हाँ, नाव की सवारी करने से बड़ा आनंद आता है। इसके समुद्र की लंबाई दूरी तय की जा सकती है, नाव से सामान भी ढोया जा सकता है। तो इस प्रकार से उसका उत्तर लिख लेंगे हम। फिर अगला है पाठ्य सामग्री पाठ 17 संकल्प। देखेंगे यहाँ पर पहले कविता है, तो कविता को पढ़ लेते हैं। एक बूंद गिरकर सूखेगी, बार बार गिर घट भर देगी, बिना रुके जो बूंद गिरती उद्गम रूप धारे, गिर गिर कर चलना सीखे, गिरने से ना डरे, नदियों का उद्गम अति छोटा, दुर्गम पथ पर्वत सम बाधा, बिना थमे चलती जब धारा, सागर गले मिले, चलने से मंजिल पाएंगे, चलना शुरू करें। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर कविता है। फिर है उक्त काव्य पंक्ति में आए 4 विशेषण शब्द लिखिए। देखिए यहाँ पर छोटा हो जाएगा। विशेषण शब्द क्या होते हैं, जो क्रिया की या फिर सर्वनाम, तो उन्हें क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। तो देखिए, जो क्रिया की विशेषता बताता हो विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
छोटा, दुर्गम, सम, एक, तो ये विशेषण शब्द हो जाएंगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 2। उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में दिए गए विशेषण शब्द के विशेष्य लिखिए। देखिए उदाहरण देख लेंगे। विशेषण शब्द है काले और विशेष्य है बादल। इसी प्रकार से छोटा उद्गम विशेष्य हो जाएगा। फिर है दुर्गम विशेषण और विशेष्य पथ हो जाएगा। विशेषण शब्द हो जाएगा शम और विशेष्य हो जाएगा पर्वत। फिर है अगला पाठ्य सामग्री। पाठ 13 हार की जीत से यह लिया गया है। चैप्टर को रीड कर लेते हैं। हार की जीत। देखिए परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे स्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ ना कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। देखिए अभ्यास देखेंगे। किसने किससे कहा। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए आलेख के आधार पर निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा। देखेंगे पहला, मैं आपका दास हूँ। किसने कहा? खड़क सिंह ने। किससे? बाबा भारती से। दूसरा वाक्य है, यह घोड़ा आपका हो चुका है। किसने कहा? बाबा भारती ने। किससे कहा? खड़क सिंह से। फिर है अगला सेंटेंस। तीसरा वाक्य है, यह घोड़ा आपको नहीं दूंगा। किसने कहा? खड़क सिंह ने। किसको? बाबा भारती से कहा। फिर है चौथा वाक्य, मेरा दिल टूट जाएगा। किसने कहा? बाबा भारती ने। किससे कहा है? खड़क सिंह से। फिर है अगला सेंटेंस वाक्य, इस घटना को किसी के सामने ना कहना। किसने कहा? बाबा भारती ने। किससे कहा? खड़क सिंह से। फिर है अभ्यास नंबर 2 के अंतर्गत प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं आलेख के आधार पर। देखिए क नंबर का है साधु के बारे में, तो हो जाएगा उत्तर साधु बाबा भारती है। ये अपने श्रेष्ठ विचारों और सद्व्यवहार से जाने जाते हैं। बाबा भारती के पास एक घोड़ा था जो बाबा भारती का प्रिय था। फिर है अगला डाकू के बारे में। क्या हो जाएगा उत्तर, खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनते ही कांपते थे। फिर है ग नंबर का घोड़े के बारे में। घोड़ा बाबा भारती का प्रिय घोड़ा था, जिसे बाबा उससे सुल्तान कहकर पुकारते थे। यह घोड़ा बहुत ही सुंदर एवं बलवान था। फिर है देखेंगे अगला अभ्यास नंबर 3 मूल्यांकन नंबर 3 के अंतर्गत, जिसमें संज्ञा सर्वनाम का पहचान दिया गया है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे कि दिए गए आलेख में संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों को छांटकर लिखिए। संज्ञा शब्द क्या क्या हो जाएंगे? बाबा भारती, खड़क सिंह और घोड़ा। देखिए संज्ञा किसे कहते हैं? जो किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान या भाव का बोध कराए, ऐसे शब्द जो हैं संज्ञा कहलाते हैं। और सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर यूज होने वाले शब्द होते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम कौन कौन से जाएंगे? मैं, यह, उसे, इसे, तुमसे, इस टाइप के जो शब्द दिए गए हैं यहाँ पर, वह सर्वनाम शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे। अब देखेंगे अभ्यास नंबर 4, जिसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के आधार पर लोक कथा को पूरा कीजिए। तो लोक कथा दी है, इसे दिए गए पुस्तक में शब्दों के अंतर्गत इसे देखते हैं, इनकी सहायता से इसे भरते हैं। हिमालय पर्वत आ जाएगा। कि ऊंची चोटी के बीच एक साधु रहता था, उसने वहाँ घोर तपस्या की थी। तपस्या के बल पर उसने कई शक्तियाँ प्राप्त की थी। उनमें से एक जीवधारी के रूप धारण करना। एक दिन वे बैल का रूप धारण कर विचरण करने लगे। एकाएक एक शेर उनके सामने आया। शेर और बैल का झगड़ा होने लगा। शेर के सामने बैल कभी
बछड़ा कभी गधा और कभी बंदर बन जाता। शेर यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया। अंत में शेर डरकर भाग गया। इस प्रकार से हम यहाँ पर दिए गए शब्दों की सहायता से यहाँ पर इस लोक कथा को पूरा कर लेंगे। अब अगला देखेंगे पाठ्य सामग्री। कक्षा 4 की पाठ्य सामग्री पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 9 नर्मदा की आत्मकथा में आया लोकगीत। देखिए, प्राचीन ग्रंथों में नर्मदा की स्तुति की गई। धर्म ग्रंथों में ही नहीं, लोकगीतों में भी इसका उल्लेख है, जो श्रद्धा व प्रेम का प्रतीक है। कार्तिक माह में गाई जाने वाली यह पंक्तियाँ, नर्मदा मैया ऐसे तो मिली रे, ऐसे तो मिली रे, जैसे मिल गई माई और बाप रे, नर्मदा मैया ऐसे तो मिली रे। इस प्रकार से यहाँ पर ये गाया जाने वाला क्या है, गीत है, लोकगीत है। अब देखेंगे इसके अंतर्गत अभ्यास नंबर 5 प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए लोकगीत को अपने अनुसार गीत और पंक्तियाँ रचिए। उदाहरण देखेंगे, नर्मदा मैया ऐसे तो मिली रे। उदाहरण है, नर्मदा मैया ऐसे तो मिली रे, जैसे मिल गए भाई और बहन रे, नर्मदा मैया ऐसे तो मिली रे। पंक्ति फर्स्ट बनाते हैं हम, नर्मदा मैया में ऐसे तो मिल बहे रे, जैसे बहे दूधा की धारा रे। पंक्ति 2 है, नर्मदा मैया दुख हरती रे, सदा करती जगत उपकार रे। इस प्रकार से यहाँ पर हम पंक्ति बना सकते हैं। फिर है अगला मूल्यांकन नंबर 4 प्रश्न नंबर 1 है, अपने क्षेत्र का कोई एक लोकगीत लिखिए। तो हिंदी लोकगीत हो जाएगा, हुई देवकी के लाल यशोदा जच्चा बनी, हुआ रंगमंच में शोर सुनकर दाई चली रंग महल में, नारा छिनाने लगी बजो शंख घड़ियाल, लियो कृष्ण अवतार, यदुवंशी के घर में उजाला हुआ, हुई देवकी के लाल यशोदा जच्चा बनी रे। इस प्रकार से यहाँ पर लोकगीत हम लिख देंगे। फिर है दूसरा प्रश्न, लोकगीत किस किस अवसर पर गाए जाते हैं। तो लोकगीत त्योहारों पर, विवाह पर, जन्म के समय एवं अन्य प्रसिद्ध समारोह में लोकगीत गाए जाते हैं। लोकगीत अपने अपने क्षेत्र में के आधार पर अलग अलग गाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने कक्षा 7 का हिंदी देखा, विषय हिंदी देखा, जिसके अंतर्गत हमने पेज नंबर 1 से लेकर के 14 तक के सारे चैप्टर को अच्छे से समझा। साथ ही इसके अंतर्गत आए गए अभ्यास कार्य को भी अच्छे से हल किया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।